तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी वर्ड से ही पता चलता है कि किसी कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ अ गिवन सिस्टम और सिस्टम। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस, आयरन लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जितना मन हो उतना लेंगे। उसके टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर लेंगे, कितना अभी फ़िलहाल टेम्परेचर है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो T1 टेम्परेचर है। उसके बाद उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन से। ये जो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी हमने सप्लाई किया, यही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो सप्लाई किया गया 1 डिग्री सेल्सियस से किसी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, इसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हम कितना सामान लिए डिपेंड नहीं करता है। अगर हम सामान बढ़ा लिए हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। अब जैसे 1 किलो आयरन लेंगे और इधर 10 किलो आयरन लेंगे, दोनों का टेम्परेचर अभी सेम है और दोनों के ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। एक 1 kg का सब्सटेंस है, दूसरा 10 kg का सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे 1 किलो लोहा लेंगे और इधर 10 किलो लोहा लेंगे, है ना। तो 1 किलो आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कम ही हीट एनर्जी लगेगा, यानी हीट कैपेसिटी कम हुआ 1 kg आयरन का। उसके बाद अगर हम 10 kg आयरन का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। 1 डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर बढ़ाना, लेकिन हीट काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करेंगे। यानी जब मास बढ़ गया तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ गया। हीट कैपेसिटी मतलब हुआ कि कितने हीट एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, यही मैंने है हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी वो स्टोर करेगा। जैसे 1 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी है, दोनों को गर्म करना है तो 1 लीटर पानी को गर्म करने में कम हीट एनर्जी लगता है और 10 लीटर पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो गया 10 लीटर वाटर का, 1 लीटर वाटर का हीट कैपेसिटी कम होगा। ठीक है, अभी जैसे रूम टेम्परेचर लगभग है ना 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 18 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। 1 लीटर वाटर लेंगे तो उस वाटर का भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 18 डिग्री से 19 डिग्री कर दिए 1 लीटर पानी का, तो थोड़ा सा हीट किया तो वो 1 डिग्री से इंक्रीज कर गया। अब 10 लीटर हम पानी ले लिए दूसरे कंटेनर में, उसका भी टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 लीटर पानी एक कंटेनर में रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर अगर हम 19 डिग्री करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे ये मास बढ़ने के साथ भी हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे समझने वाली बात है कि हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम हीट कैपेसिटी को का जो सिंबल होता है, हीट कैपेसिटी का जो सिंबल होता है, ठीक है, ये होता है कैपिटल सी। ठीक है, ये होगा कैपिटल सी होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से हीट कैपेसिटी हमको पता चल गया, सी होता है, कैपिटल सी है। अब मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है, उसका इनिशियल टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या है? T1। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा T से डिनोट करके इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जितना हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं टेम्परेचर में उतना ही चेंज होता है। हीट एनर्जी जितना हम सप्लाई करते हैं टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जितना ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी को उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है। अगर कम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके टेम्परेचर में कम चेंज होता है, ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है। तो यानी जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उसके टेम्परेचर में चेंज होने में यूज होगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी सप्लाइड। यानी हीट एनर्जी जितना सप्लाई करेंगे वो उतना अच्छी टेम्परेचर में चेंज लाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी लिख सकते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा Q क्या हीट एनर्जी सप्लाई और डेल्टा टी क्या चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। ये तो आगे ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हम जो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे C। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। यही है हीट कैपेसिटी, यही C है हीट कैपेसिटी। ये जो कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट जो आया यहाँ पर यही है हीट कैपेसिटी, Q बाय डेल्टा टी। Q एनर्जी हीट सप्लाई किया गया और उसका टेम्परेचर जो है डेल्टा टी से चेंज हो गया। हम क्या डेफिनेशन दिए हैं, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी विथ 1 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है किसी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 डिग्री से या 1 केल्विन से बढ़ा पाए। बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब होता है, बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होता है वही ऐसा कर पाता है। तो उस केस में तो एक्सपेरिमेंट दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना मन उतना हीट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, कितना चेंज हुआ। जैसे अगर हम यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, अगर Q हीट, अगर यहाँ पर देखते हैं हीट और इधर लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। मान हीट सप्लाई, मान लेते हैं हीट सप्लाइड Q हो गया, हीट सप्लाइड Q हो गया। उल्टा लिखते हैं तब आएगा समझ में ठीक से, है ना। चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड। चेंज इन मान लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, डेल्टा टी। ठीक है। और हीट सप्लाइड हो गया Q। तो डेल्टा टी अगर हम चेंज इन टेम्परेचर होता है तो हीट एनर्जी सप्लाइड Q होता है। ठीक है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 हो जाए, डेल्टा टी केल्विन लिखो या डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस लिखो या डेल्टा टी केल्विन लिखो, जो भी लिखो, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो हीट एनर्जी जब सप्लाइड Q होता है तो डेल्टा टी डिग्री। और अगर टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होगा, हीट सप्लाइड हो जाएगा Q बाय डेल्टा टी। यही ना होगा। अगर डेल्टा टी चेंज होता है टेम्परेचर में तो हीट एनर्जी सप्लाइड Q होता है। ठीक है। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हीट एनर्जी सप्लाइड Q बाय डेल्टा टी होगा यूनिटरी मेथड से। डेल्टा टी अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो हीट सप्लाइड Q है
उसके बाद 1 होगा तो ये क्या होगा, उधर जाके डिवीजन हो जाएगा कि नहीं। अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो हीट सप्लाई क्या होगा, Q बाय डेल्टा टी। ये तो यूनिटरी मेथड से निकाल लिए। और डेफिनेशन क्या कह रहा है, हीट कैपेसिटी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या, हीट एनर्जी जो सप्लाई किया गया, हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितना हीट एनर्जी सप्लाई किए हम लोग, Q बाय डेल्टा टी। तो यही ना हुआ हीट कैपेसिटी। सो दिस इज द हीट कैपेसिटी, क्योंकि दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो C इक्वल टू क्या हुआ, Q बाय डेल्टा टी आया कि नहीं। हीट कैपेसिटी ये हुआ कि नहीं। तो हीट के इस मेथड से भी निकाले तो हीट कैपेसिटी वही फॉर्मूला आया, Q बाय डेल्टा टी। और इधर से भी निकाले तो भी फॉर्मूला ही है, डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे, C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। दोनों ही मेथड से, इधर हम मैथमेटिकली हम देख लिया, इधर हम डेफिनेशन से, है ना, डेफिनेशन से ये लिखे हैं। चेंज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है तो हीट सप्लाइड Q है या हीट यूज टू है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर है तो ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी तो हीट सप्लाइड Q। चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री तो हीट सप्लाइड Q बाय डेल्टा टी। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जितना हीट लगता है उसी को हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसलिए ये हो गया हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कैपिटल C। इसलिए कैपिटल C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग नया टर्मिनोलॉजी लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम ऑफ 1 ग्राम विथ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब एक हीट कैपेसिटी जब हम डिफाइन किए तो उसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं था कि सिस्टम कितना लेंगे, है ना, 1 kg लेंगे, 2 kg लेंगे, 10 लेंगे, 50 kg, कोई नहीं, अपना मन था। वहाँ पर अमाउंट कोई फिक्स नहीं था, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं था। क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं था, किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो वहाँ पर हीट कैपेसिटी वर्ड का यूज करेंगे। सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स हो गया कि हम 1 ग्राम लेंगे। जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है सॉलिड और लिक्विड के लिए, गैस के लिए नहीं होता है। गैस के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी ही रखते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी होता है, तो वो भी पढ़ेंगे अभी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अगेन इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये यहाँ भी वही है, अगेन इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 1 ग्राम। मतलब जो कोई बॉडी है वो 1 ग्राम का ही लेंगे। कोई भी बॉडी, दुनिया का कोई भी बॉडी लेंगे 1 ग्राम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, कम भी नहीं लेंगे, 1 ग्राम ही लेंगे। और 1 ग्राम बॉडी वो कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम बॉडी, है ना, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस 1 ग्राम बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन से उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, और इसको हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग, ठीक है, को हम लोग स्मॉल हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ कैसे निकालेंगे, अब इसका भी तो कुछ निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, 1 ग्राम इस मतलब फॉर्मूला तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखना कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर डिफरेंट मास होता है
तो डिफरेंट हीट एनर्जी देना पड़ता है। यानी मास अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर मास डिफरेंट है तो टेम्परेचर जो है डिफरेंट टेम्परेचर सेम टेम्परेचर रेंज को ही इंक्रीज करने के लिए, जैसे मान लें यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई 1 kg का सब्सटेंस है, कोई 2 kg का है, कोई 1 ग्राम है, कोई 2 ग्राम है, कोई 1.5 ग्राम है, कोई 1.25 ग्राम है, कोई 1/2 ग्राम है, और सबको 1 डिग्री सेल्सियस से सबका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हर केस में क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगा वो अलग अलग अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे हम मास बढ़ता जाता है 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। यानी हीट एनर्जी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। हीट एनर्जी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हीट एनर्जी सप्लाइड को हम डिनोट करते हैं Q से, और मास ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर में बढ़ाना है तो मास जैसे जैसे ज़्यादा होता है वैसे वैसे ही ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो क्या हो जाएगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस। M क्या है यहाँ पर, मास ऑफ अ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं उस बॉडी का मास है, उस बॉडी का मास है, ठीक है। इट इज अ मास ऑफ अ बॉडी, जिस बॉडी के टेम्परेचर को हम रेंज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये हमको देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हम हीट एनर्जी जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तभी सेम रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये भी है, ठीक है, कि जितना अगर हम सबका मास फिक्स कर दें, मान लेते हैं कि 1 kg अलग अलग सब्सटेंस लिए और 1 kg और सबको अलग हीट एनर्जी सप्लाई किए, है ना। बहुत सारा सैंपल ले लिए 1-1 kg का, या 1-1 ग्राम का, 1-1 ग्राम का ही सैंपल ले लिए, अलग अलग बॉडी का 1-1 ग्राम का सैंपल ले लिया, और उसको हम जो है हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं टेम्परेचर में उतना ज़्यादा राइज होता है ना। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होता है। मतलब क्या हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, अभी तुरंत देखे भी थे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो दूसरा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, ये याद रखना है, डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1 होता है। तो ये दो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जब हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, Q क्या है, हीट एनर्जी सप्लाई, Q क्या है, हीट एनर्जी सप्लाई, M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है हमको टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जितना ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होता है। अगर कम सप्लाई करते हैं तो कम चेंज होता है, ज़्यादा सप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चेंज होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और उसके ऊपर एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन करेंगे तो एक कांस्टेंट जो है C, तो यहाँ पर स्मॉल c दिए हैं, उसमें कैपिटल C है, ये स्मॉल c, बस इतना ही ध्यान रखना है, एक कैपिटल C है दूसरा स्मॉल c है। तो C M डेल्टा T, तो इससे हमको मिल गया स्मॉल c इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। यही है स्पेसिफिक, ये जो स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। M का वैल्यू दे दिए, ये 1 ग्राम हो जाएगा,
ये m का वैल्यू जैसे ही 1 ग्राम देंगे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाय m डेल्टा T। ठीक है, ठीक है, तो C हो गया स्पेसिफिक हीट का, ये मास है, टोटल मास है। तो अगर हम इस दोनों को मिला देंगे तो कैपिटल C हो जाएगा। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए इसका क्या आ रहा है, Q इक्वल टू C डेल्टा T, यही है ना, कैपिटल C। ठीक है ना, Q इक्वल टू कैपिटल C डेल्टा T, और यहाँ क्या आ रहा है, Q इक्वल टू सी एम डेल्टा T, यानी सी एम क्या हो गया, कैपिटल C के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो कैपिटल C इक्वल टू, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, इस दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट, क्या कह रहे हैं, सी एम है और वहाँ कैपिटल C है ना, कैपिटल C इक्वल टू सी एम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये m इधर आ जाएगा कि नहीं, स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C बाय m आएगा। ठीक है, उसके बाद इस C का वैल्यू क्या है, Q बाय डेल्टा T, वो बिठा देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर C स्मॉल c, इस C का वैल्यू क्या है, Q बाय डेल्टा T, तो Q बाय m डेल्टा T आ गया कि नहीं। तो इस मेथड से भी हमारा फॉर्मूला सेम आ रहा है, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, C इक्वल टू m डेल्टा T। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, C इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T। ये स्मॉल c है और ये कैपिटल C है। स्मॉल c और कैपिटल C में क्या होता है, स्मॉल c को मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो टोटल हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी हीट कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ये भी कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एक तरीके और भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख लीजिए C इक्वल टू सी बाई एम, तो C इक्वल टू सी बाई एम आया कि नहीं, स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C बाई एम, कैपिटल C क्या है, हीट कैपेसिटी, ये मास है। तो हीट कैपेसिटी को मास से डिनोट की है, तो ये क्या हुआ, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो इसके हिसाब से डेफिनेशन हो गया, नया डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो गया। ठीक है, हीट कैपेसिटी पहले डिस्कस किए, अब हम लोग जो है मोलार हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोलार हीट कैपेसिटी। इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम विथ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। पहले हम लोग पढ़े हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसमें हम लोग 1 ग्राम लेते थे, तो 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी से हम लोग निकाल लेते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कैसे निकाल लेते हैं, है ना, हीट कैपेसिटी, अब हम लोग जरा देखते हैं कि रिवाइंड करते हैं, हीट
capacity. C, heat capacity of 1 gram of system. हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम निकालना है हमको, तो हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ m ग्राम का निकाल लेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ m ग्राम ऑफ सिस्टम का हो गया कैपिटल C, यही होता है, ठीक है। क्योंकि हीट कैपेसिटी ऑफ m ग्राम ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम लिए वो m ग्राम का है, मतलब कितना भी ग्राम हमको मालूम नहीं है, उसका हीट कैपेसिटी निकाल लिए, कितना भी ले लिए उसका हीट कैपेसिटी हम निकाल लिए। जितना हीट कैपेसिटी है हमको पता चला कि C है हीट कैपेसिटी m ग्राम का। सो देयरफॉर हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम, देयरफॉर हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, कैपिटल C बाई m, यही ना होगा। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू C बाई m, ये पढ़ चुके। ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्मॉल c से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C बाई m, क्योंकि 1 ग्राम हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम होता है C बाई m, और हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम लोग जो लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पर हीट कैपेसिटी ऑफ n मोल, हीट कैपेसिटी ऑफ n मोल ऑफ सिस्टम हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 1 मोल, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम, तो हो जाएगा C बाई कैपिटल C बाई n, ठीक है। तो मोलार हीट कैपेसिटी को हम लोग स्मॉल c m से डिनोट करते हैं बाई m। ये हो गया मोलार हीट कैपेसिटी। ये क्या हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ n मोल ऑफ ए सिस्टम C हो गया। सो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम कैपिटल C बाई n हो गया, डिवाइड होगा, यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं। तो C बाई n क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल। 1 मोल के हीट कैपेसिटी को ही मोलार हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल को ही हम लोग मोलार हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसलिए Cm इक्वल टू C बाई n, ठीक है। तो मोलार हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है, सिंबल है Cm, तो Cm इक्वल टू C बाई n निकला, ठीक है, C बाई n निकला। तो अब इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, C के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये C के बदले Q बाई डेल्टा T, तो हो गया Q बाई n डेल्टा T, ठीक है, Q बाई n डेल्टा T। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखें, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या लिखते हैं, अगर इसको लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो n है ही, तो इसलिए m का बदल देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी, ये हो गया हमारा सब्सटेंस का हो गया। तो हीट कैपेसिटी तो Q बाई n डेल्टा T हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मोलार हीट कैपेसिटी भी हमारा निकल गया। तो ये फॉर्मूला हो गया Q बाई n डेल्टा T, ये मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। और स्मॉल c इक्वल टू Q बाई m डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो दोनों रिलेशन हमको पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया। ये 3 तरह का जो है मोलार कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। तो मोलार कैपेसिटी जो है, मोलार कैपेसिटी बोलते हैं 3 तरह का होता है, मतलब 3 तरह का हम लोगों ने हीट कैपेसिटी पढ़ा। पहला तो सिंपल हीट कैपेसिटी, दूसरा हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा हमने पढ़ लिया मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग 3 तरह की चीज़ों को पढ़ लिए। तो मोलार हीट कैपेसिटी भी के बारे में भी जान गए। अब मोलार हीट कैपेसिटी 2 तरह का होता है, क्योंकि रिएक्शन हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर भी करवाते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी करवाते हैं, इसलिए मोलार हीट कैपेसिटी। और हम लोग जो केमिकल कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल है, तो इसलिए केमिस्ट्री में मोलार हीट कैपेसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मोलार हीट कैपेसिटी है। तो मोलार हीट कैपेसिटी 2 तरह का होगा, है ना। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 2 तरह का मोलार हीट कैपेसिटी अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और दोनों में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये हीट कैपेसिटी 2 तरह का होगा। हीट कैपेसिटी 2 तरह का होगा, एक Cp होगा और दूसरा Cv होगा। कैसे होगा जरा ध्यान देने की बात है, यहीं पर देखते हैं, यही है ना मोलार हीट कैपेसिटी फॉर n मोल Cm इक्वल टू C बाई n फॉर 1 मोल Cm इक्वल टू C बाई 1, n का वैल्यू 1 बिठा दिया फॉर 1 मोल, यानी Cm और C दोनों सेम हो जाएगा 1 मोल के लिए। यानी कि जो हीट कैपेसिटी है अगर 1 मोल के लिए निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो Cm इक्वल टू C हो गया। तो हम जो है हम Cm हटा करके डायरेक्ट C क्यों नहीं यूज कर लेंगे। फॉर n मोल Cm इक्वल टू C बाई n होता है, फॉर 1 मोल Cm इक्वल टू C बाई 1, तो Cm इक्वल टू C हो गया कि नहीं। तो Cm के बदले हम C यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मोलार हीट कैपेसिटी में Cm नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट Cp दे रहे हैं, Cv दे रहे हैं। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग जो हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि यही 2 तरीका है जो हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पर करवाते हैं। तो इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो Cp क्या हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हुआ मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे, Cp और Cv को, ठीक है ना। 1 मोल के लिए, n मोल के लिए नहीं करेंगे, 1 मोल के लिए करेंगे, और फिर हम जो है Cp और Cv में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा भी क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा भी 0 होता है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, Q इक्वल टू, है ना, U इक्वल टू Q प्लस W, यही है। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू Q प्लस, है ना, ये W है, प्लस PV, यही होता है U इक्वल टू Q प्लस PV। अब हो जाएगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको,
डेल्टा यू, ठीक है, और हीट एनर्जी सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू भी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा पी, तो यहाँ पर चेंज होगा डेल्टा पी भी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी, ठीक है, प्लस, ठीक है, पी डेल्टा भी, पी डेल्टा भी होगा। तो डेल्टा भी क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग करवा रहे हैं, डेल्टा भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्यू भी और क्यू यू इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है, तो यही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, पी डेल्टा भी, वर्क डन होता है तो वॉल्यूम में चेंज होता है, तो पी डेल्टा भी होता है। तो यहाँ डेल्टा भी क्या है, 0, तो हो गया पी इंटू 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी, यही आया। तो हम लोग निकालेंगे मोलार हीट कैपेसिटी सी। तो सी क्या लिखेंगे, सी भी, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एन डेल्टा टी, क्यू बाय एन डेल्टा टी होगा ना। तो अच्छा, इसको अब फिर आगे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 हो चुका है ना, 1, तो सी के बदले क्या लिखेंगे, क्यू बाय एन डेल्टा टी, उसके बाद क्यू बाय, ये एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, क्यू बाय डेल्टा टी, फाइनल फार्मूला ही आएगा ना, क्यू बाय डेल्टा टी, जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था फाइनली 1 मोल के लिए वही आ गया, क्यू बाय डेल्टा टी। तो इसी को ना हम लोग अब यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना। तो हम लोग जो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो ये सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी अपॉन डेल्टा टी, सी वी इक्वल टू यही होगा। दूसरा क्यू भी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, यानी सी वी का वैल्यू क्यू भी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, या डेल्टा यू बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, या क्यू भी बाय डेल्टा टी। क्लियर। तो आप इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हुए आगे हम लोग बढ़े, और इस तरीके से ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी 0 नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो डेल्टा भी तो 0 नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा ही, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, U इक्वल टू क्यू प्लस पी भी, यही लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा U इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर है, इसको क्यू पी लिख देंगे, और ये हो जाएगा पी डेल्टा भी। अब यहाँ पर क्या, पी डेल्टा भी 0 तो नहीं है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक इक्वेशन है हमारे पास इंथैल्पी के लिए, H इक्वल टू यू प्लस पी, ठीक है, यही है ना। तो हो जाएगा H, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर जो है डेल्टा यू है, वहाँ भी डेल्टा यू है, तो डेल्टा एच पी डेल्टा वी से निकालना है। देखिए पहले इसके पहले जो हमने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, उसमें गड़बड़ हो गया है फॉर्मूलेशन में, उसको पहले हम लोग सुधारते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा भी इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोगों को जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने वहाँ पर गलत लिखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो Q प्लस W होता है। तो U इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V होता है। ये है फॉर्मूला, हमने यहाँ गलत लिखा था, ये फॉर्मूला गलत लिखा था, उसको सुधार कर लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग Q को इधर ले आते हैं, Q P तो हो जाएगा ये Q इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V। ये सुधार कर लेना है, वहाँ पर हमने गलत लिख लिया था जिसके कारण कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो रहा था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, उसको जरा सुधार लेना है। ये हो गया हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q हो जाएगा Q भी, U हो जाएगा डेल्टा U, ठीक है, और ये तो है ही। और अगर इसको इस तरह माइनस P भी, तो माइनस P डेल्टा भी लिख दिए हैं, P भी लिख सकते हैं, P डेल्टा भी लिखा हुआ है, ये है चेंज इन, इसको तो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, P इंटू 0, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, Q भी इक्वल टू डेल्टा U, इसलिए हम लोग C भी इक्वल टू, ठीक है, C भी इक्वल टू क्या होता है, ये आएगा Q बाय डेल्टा T, Q बाय ये M डेल्टा T, 1 बैठा देंगे, यही फाइनल फॉर्मूला आएगा। तो इसको लिख देंगे Q भी बाय डेल्टा T, और Q भी के बदले क्या हो जाएगा, डेल्टा U बाय डेल्टा T। ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब जो है हम लोग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये लिखाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, ये हो जाएगा QP डेल्टा U प्लस P डेल्टा V रहेगा, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये तो 0 हुआ नहीं, रह गया, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, QP के लिए नया टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक और टर्म आता है इंथैल्पी, H इक्वल टू U प्लस PV, तो ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही फॉर्मूला होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा U का फॉर्मूला निकल जाएगा, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, ठीक है। ये इधर आकर के इसमें माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। अब इस डेल्टा U का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ डेल्टा U का वैल्यू दिया हुआ है, हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर QP इक्वल टू डेल्टा U का वैल्यू क्या, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। डेल्टा U का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V यहाँ पर, और बच गया ये P डेल्टा V, इसको लिख देते हैं P डेल्टा V। अब देखिए ये दोनों, एक प्लस है और एक माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको जो है आप कट कर दीजिए। तो फाइनली क्या आ गया,
QP इक्वल टू डेल्टा एच, QP इक्वल टू डेल्टा एच। तो फाइनली जो है हम लोग CP निकालेंगे। तो CP निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा QP बाय डेल्टा टी। तो CP क्या हो जाएगा, QP बाय डेल्टा टी, और QP किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। ये कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू हो गया, हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके पहले हम लोगों ने CV निकाला था, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वोल्ट। ठीक है, अब दोनों निकल गया। अब इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। ओके।